सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। टेक योर सीट। अपने बारे में कुछ आप बताएं। सर मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा देवघर से ग्रहण की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स लखीसराय से किया है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। उसके बाद मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने भी एक बार जेपीएससी की मेंस परीक्षा दी थी और अभी मैं यूपीएससी का मेंस देने वाला हूँ सर। यूपीएससी का मेंस इस बार नहीं दिया, फ्री हो गया अपना, बहुत बढ़िया। क्या सब्जेक्ट रहा है आपने इसमें? सर वहाँ हिंदी साहित्य सर, यूपीएससी। बिहार की आर्थिक स्थिति को 90 के दशक से कैसे आप तुलना करेंगे? आज की स्थितियाँ क्या है? 90 के दशक से अब तक सर बहुत अंतर आया है। जैसे कि 90 से 2005 तक अगर एक देखें तो उसमें एक स्टेगनेंट पोजीशन हो गया था और मतलब ग्रोथ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। पर 2005 के बाद धीरे धीरे इसमें सुधार आया है और इंडस्ट्री के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा अभी भी उतना बदलाव नहीं आया। पर विकास दर और अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में खासकर एक निरंतर ग्रोथ देखने को मिल रहा है सर। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार लैंडलॉक्ड है, इसलिए विकसित नहीं हो पाया। तो ये इस कारक के अलावा और कौन अदर कारक हैं जिसके कारण विकास खासकर आर्थिक विकास नहीं हो पाया? एक तो सबसे बड़ा कारण है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है देश में। तो ज़मीन की जो आवश्यकता है इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ही कम हो जाती है और चूँकि कृषि प्रधान है तो ज़मीन का महत्व तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इस वजह से इंडस्ट्री को कम दरों में ज़मीन मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो उद्योग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? जैसे कृषि प्रधान तो पूरा भारत था पहले, और धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, कई राज्यों में निवेश आए, रोजगार के अवसर हुए, गैर कृषि क्षेत्रों में लोग आए। सब बिहार में क्यों नहीं हो पाया? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सर ज़मीन पे दबाव बहुत ज़्यादा है। जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी तो भारत से ज्यादा है, वहां तो मानव संसाधन। जी सर, ये तो है सर। पर दूसरे जो कारण और है वो एक तो मतलब एक कानून व्यवस्था का वो भी प्रश्न रहा है बहुत समय तक, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंडस्ट्री बिहार में थे वो भी बाहर चले गए। तो ये परसेप्शन जो है, अभी कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है पर वो ये परसेप्शन जो है वो पूरी तरीके से टूट नहीं पा रहा है, जिस वजह से। ने कानून व्यवस्था का नाम लिया। लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर में क्या फर्क होता है? लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था, और पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक शांति, पब्लिक पीस। तो डीएम का रोल होता है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस का रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो क्या अंतर है? लॉ एंड ऑर्डर सर जहाँ तक है वो मुख्यतः जो क्राइम से रिलेटेड जो बातें हैं, जो पुलिस से रिलेटेड जो क्राइम से रिलेटेड उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो लॉ एंड ऑर्डर से। और पब्लिक ऑर्डर जो है ओवरऑल शांति किसी क्षेत्र में है, वो जनता में ओवरऑल कैसा माहौल है मतलब। बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम होता है, ये क्या है कमिश्नरेट सिस्टम? कमिश्नरेट सिस्टम सर बड़े शहरों में लागू किया जा रहा है, जहाँ की पुलिस को कुछ ज़्यादा सुविधा, मजिस्ट्रियल पावर। मजिस्ट्रियल पावर दी गई है, जो कि छोटे शहरों में डीएम के पास चली है। ऐसा बड़े शहरों में क्यों पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर्स दिया जाता है, छोटे शहरों में नहीं दिया जाता या कस्बों में नहीं दिया जाता? ऐसा क्यों है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है सर इसके पीछे कि बड़े शहरों में चूंकि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो कई बार पुलिस को क्विक एक्शन लेने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है कि उसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का इंतजार करना पड़ रहा है और उस वजह से वो सही तरीके से डिसीजन सही समय पर नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग। अच्छा, आप मान लीजिए कि ऑडिट के रूप में सिलेक्ट होते हैं, तो जहाँ भी आप एज ऑडिटर रहेंगे, तो क्या कुछ आप पहली वाली स्थिति, पहले जो भी स्थिति है उसमें क्या बदलाव करेंगे आप, जिससे कि आप बेहतर एक सर्विस? सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जो भी कार्य मेरे क्षेत्राधिकार में चल रहे हैं उनका क्या स्थिति है अभी, और जो भी कार्य पूरे हो चुके हैं पहले तो उनका मैं उनकी सभी तरह के फाइल्स और रिकॉर्ड्स मंगवाऊंगा और उसका जांच करूंगा कि वो सही तरीके से पूर्ण हुए हैं या नहीं, उनका प्रोविज़न और प्रोसीजर दोनों पूरी तरीके से फॉलो किया गया है नहीं। और अगर वो नहीं किया गया है तो उसको जो भी उसमें
दोषी हों उनको चिन्हित करके आगे बढ़िए पदाधिकारियों को सूचित करो। इसमें इसमें मान लीजिए कि वरीय जो अधिकारी हैं या जो राजनीतिक हैं, विधायक हो गए, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके साथ कैसे आप तालमेल बिठाएंगे यदि वो जो भी कुछ गड़बड़ी है और वो उनसे संबद्ध है? जो भी नियम सम्मत जो भी बात होगी वो मैं करने की कोशिश करूंगा और उन्हें मैं वरीय पदाधिकारियों को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर वो मतलब उसके बाद भी दबाव आता है तो फिर मैं ये उनसे ये लिखित रूप में ये ऑर्डर मांगूंगा कि अगर ऐसा वो करने का लिखित रूप में मुझे आदेश दे रहे हैं तो फिर ठीक है, और जो कि मुझे लगता है कि फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो ये क्षेत्र विशेष की आर्थिक समृद्धि के लिए किन किन क्षेत्रों में आप विकास करें जिससे कि तेजी से समृद्धि है आपके अनुसार? सर बिहार के परिप्रेक्ष्य में खास करके हमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और मत्स्य पालन हो, डेयरी हो, जो कि जिस तरीके के क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो ये बिहार का बंटवारा होने के बाद जो खनिज संपदा है वो ज़्यादातर झारखंड के क्षेत्र में चली गई, तो इसलिए हमें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है और इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार को बीमारू राज्य के रूप में कई बार घोषित किया गया है, अभी भी शायद वैसा ही स्थिति है, मुख्य कुछ कारक बताएं। मुख्य कारक तो सर वही कि डेवलपमेंट का जो जिस तरीके से आज़ादी के बाद जिस पेस पे बिहार चला था कुछ पहले कुछ दशकों में, वो फिर आगे जाके कहीं पीछे छूट गया, और ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होने की वजह से और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके वो जनसंख्या का होना बीमारी है क्या? सर अगर उसका सही तरीके से आप हमेशा हर क्वेश्चन में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया सर। मानव संसाधन तो कोई बीमारी नहीं सर, बीमारी नहीं है मानव संसाधन। उसको आप हर चीज के लिए ये कर रहे हैं कि भाई ये किसके लिए ड्यूटी है तो करने पे हर चीज को पूरा करने की कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सीओजी क्यों नहीं है? जैसे केंद्र के लिए प्रधानमंत्री है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री है, केंद्र की लोकसभा है, राज्य की विधानसभा है, तो इस तरह से केंद्र के लिए अलग सीएजी और राज्य के लिए अलग सीएजी होना चाहिए। अच्छी सीएजी क्या है? सर ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 148 में कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जो कि जिस वजह से पूरा देश का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो एक तरीके से कार्य कर सके, और एक समानता हो, एक रूपता हो, जो जिससे कि एक देश पूरी तरीके से एक साथ आगे बढ़ सके, इस वजह से वो इंटीग्रेटेड सिस्टम किया गया। तो रेगुलेटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट सुना है आपने? नियामक ऑडिट और राशन नहीं सुना है? सुना है पर मैं कंफर्म। अच्छा, 2G कोलगेट ये जो मामले थे भ्रष्टाचार के यूपीए सरकार के, वो थे पैसिव करप्शन के, निष्क्रिय भ्रष्टाचार। तो ये निष्क्रिय भ्रष्टाचार क्या होता है? व्हाट इज पैसिव करप्शन? जहाँ पर कि जो कार्य जिस भी अधिकारी या जो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो कार्य करना था उन्होंने उसमें शिथिलता बरती, और वो मतलब लूपहोल्स का फायदा उठाकर उस उनके शिथिलता का फायदा उठाकर जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने। लेकिन सीएजी ने तो नीतिगत मामलों में सवाल उठाया था कि पहले आओ पहले पाओ की जगह पे जो अगर बिडिंग रूट से करते, बोली लगा के करते, तो ज्यादा राष्ट्रीय संसाधनों का रिटर्न मिलता है, ऐसा कहा था। हाँ ये सर, ये उस समय की रिपोर्ट में आया था कि अगर ये बिडिंग करते तो उसमें कम्पिटिटिव माहौल होता, तो उस वजह से कि ओपन मार्केट में जाता, पर पहले आओ पहले पाओ में लोगों को एक मौका मिल गया कि अपने चुनिंदा लोगों को फेवर करने का। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि मणिपुर में अभी हाल में जो महिलाओं पे अत्याचार, दुराचार, जिसका पूरा देश ने, पूरी दुनिया में भारत के लिए बदनामी और एक धब्बा साबित हुआ, तो क्या कारण है ये मणिपुर में ये जो महिलाओं पे ये जो अत्याचार हुआ, जिसका वीडियो भी लीक हुआ, तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे तो मुख्य कारण है कि वहाँ के जो आपस में जो दो समुदाय हैं, कुकी और मैतेई, उनके बीच कई दशकों से लंबा संघर्ष चल रहा है बहुत सारे विषय को लेकर, रिजर्वेशन और आपसी सामंजस्य उनके बीच में नहीं बैठ पा रहा,
तो इस वजह से ये, और अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन उस तरह से निकल नहीं पाया है। इस वजह से ये हो रहा है। उसमें ये बहुत समय देखा गया है कि ये जब भी इस तरह के होते हैं उसमें महिलाओं को निशाना बनाया जाता है आपस में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें भी वही किया गया है। क्या किया जाना चाहिए आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो जो भी दोषी हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि इस तरह की घटनाओं में आगे से लोग हिस्सा लेने से बचें। और उससे बड़ा जो जरूरी है कि जो वहाँ की जो स्थिति है, जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उनको सॉल्व करने का सिविल सोसाइटी के साथ बैठ के उनको सॉल्व करने का कोशिश करें। इस घटना का क्या जो प्रपोज्ड बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, क्या उससे कोई संबंध है, बनता है या नहीं बनता? मैं तो अभी नहीं सोच पा रहा हूँ इसके बारे में। नहीं सोच पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, 30 सेकेंड्स। सर अगर देखा जाए तो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही है कि जो जितने भी धर्म हो, समुदाय हो, सभी पे एक तरीके का सिविल कानून लागू होगा। तो अगर ये जो विभिन्न आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो उन पे भी एक तरीके से सभी को एक समान। की भी तो जनजाति हैं, और अभी जो घटना है हुई है वो कुकी महिलाओं पे ही हुई है। तो और अभी प्रपोज बिल था संसद में कि इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल प्रपोज लाएंगे, तो उसका फर्क आपने थोड़ा कोरिलेशन आपने पाया। और डिस्ट्रिक्ट लखीसराय से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ के कुछ विशेष धार्मिक मंदिरों के बारे में बताएं जिसके लिए वो प्रसिद्ध हों। अशोक धाम मंदिर है एक, जो भगवान शिव का मंदिर है। ये 1977 में खोज हुई थी शिवलिंग की। उसके बाद फिर उसका मंदिर बनाया गया वहाँ पे। 1993 में उसका उद्घाटन हुआ है। तो फिर वहाँ वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। उसे अब बिहार का देवघर भी कहते हैं। और एक सर लखीसराय में बड़हिया एक जगह है, वहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ बालकीपुर सुंदरी का, वो भी बहुत फेमस है। फिर एक जलप्पा स्थान है, और एक जलप्पा में सर, जलप्पा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक है वो। कोई बात नहीं, याद नहीं। आप ग्रेजुएशन 2016 में किए हैं, काफी गैप है ना, कोई विशेष वजह? सर तो शुरुआत में मुझे जब मैं सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जब मैंने शुरुआत किया, तो उस समय तक मुझे मतलब गाइडेंस की कमी कहें या कुछ भी हो, तो उस वजह से थोड़ा सा समय लग गया समझने में इन चीज़ों को। उसके बाद फिर जब तो मुझे समझ में आया थोड़ा सा, उसके बाद भी ये एक दो जगह मैंने मेंस दिया पर वो फाइनल नहीं हो पाया, तो इस वजह से फिर ये तो कहाँ दिया। झारखंड का मैंने सिर्फ 2 बार मेंस दिया था, और उसके बाद नहीं दिया। अर्थव्यवस्था को आप मानव संसाधन के साथ किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन किस प्रकार से बहुमूल्य? क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे जरूरी जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स, उसमें लेबर जो है वो मानव संसाधन से ही पूर्ति होती है उसकी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर जो करना है किसी भी क्षेत्र में, तो वो बिना स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी हो, मानव संसाधन के संभव नहीं। ये चंद्रयान 3 है, ये किन किन मामलों में चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से भिन्न है? सुना तो है चंद्रयान 3 के बारे में। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी कहा गया कि 90% जो, हाँ, वो इंडिजिनस भी था और उसका 90% टारगेट पूरा हुआ। जो लैंडिंग का जो टारगेट था वो नहीं पूरा हो पाया। तो इस पर ऐसे कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं, आपको इसकी जानकारी है? नहीं, कोई बात नहीं। आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन रखा हुआ है, ये बताइए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है?
इकोनॉमिक्स रिजेक्शन नहीं। कोई सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति, तो ये तो एक कला है या विज्ञान है? देखा जाए तो ये कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि ये सोचना ये अपने आप में एक कला है कि किस तरीके पर उसे पूरा करना सीमित संसाधनों में किस तरीके से, उसमें हमें साइंटिफिक। ठीक है। अभी हॉबी आपकी जो है लिसनिंग आपने लिखा है, किसके गाने आपको बेटर लगते हैं, अच्छे पसंद, सब कोई विशेष वजह उससे? कविताएं वगैरह मैं सुनता हूँ फिर अभी, और अभी के कवियों में तो मैं कुमार विश्वास जी को सुनता हूँ ज़्यादा। और कोई उनकी विशेष लाइंस जो आपको प्रेरित की हों, दो चार लाइन जो भी आपको ध्यान हो जिससे आप उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए? कि ज़्यादा कविताएं तो श्रृंगार रस की है, तो उसमें उस तरह से मतलब प्रेरणा का तो मैं अभी तक तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, पर मतलब कोई दो चार लाइन है जो आपको बहुत प्रभावित करता है? कि एक कविता जो सबसे फेमस है, कोई दीवाना कहता है। ठीक है, आपका औपचारिक इंटरव्यू खत्म हो गया, तो अनौपचारिक रूप से अब आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और हम लोग भी कुछ रिमार्क्स देंगे आपको। ये जो मुझे थोड़ा सा बोलने में मतलब जो प्रस्तुत करने में थोड़ा हेजिटेशन हो जा रहा है। करियर के सवाल में इस मुकाम पे ये बहुत नेचुरल है कि थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। इसलिए हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स कर दिए इंटरव्यू, उसमें आपका कंटिन्यू और कूल एंड कंपोज, इसमें कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं। उसमें होता है थोड़ा सा घबराहट रहेगी सभी नॉलेज किसी को दिखता नहीं है, तो कब सोचना ही चाहिए कि इंटरव्यू का टेस्ट नॉलेज का पार्ट है, घबराहट तो होगा। अब उसकी जो रेंज है उसको कैसे रखना है, डिवाइड करना है, तो ये अपने को थोड़ा सा मैंने आज जो सर ने भी आपको इंगित किया कि आपने अधिकतर मामलों में जनसंख्या को दोषी करार दिया, कई बार ये चीज आ गई, ये तो करते नहीं आनी चाहिए। जैसे आपको अगर बताना है तो आप उसको व्यापक करके बताइए कि भौगोलिक कारण है कि वो लैंडलॉक्ड है, ऐतिहासिक कारण है कि वहाँ सामंतवाद की व्यवस्था रही है और जातिवादी व्यवस्था और कम उद्योगी है, और जनसंख्या भी एक कारण रहा है, और लॉ की खराबी, और जो है राजनीतिज्ञों का अत्यधिक स्वार्थ, और जनता में भी नहीं रख सकता जागरूकता की कमी, तो उसको व्यापक रूप में लगेगा। तो ये जनसंख्या को कंट्रोल बना के पूर्ण पिछड़ापन का कारण नहीं बनाएंगे, तो व्यापक ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सबका सामाजिक वही कारण तो है। जी बिल्कुल। जो राज्य जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, वहाँ पे सामाजिक सुधार हो चुका, वहाँ सामंतवादी जड़े नहीं है, यहाँ अभी भी सामंतवादी जड़े हैं, बिल्कुल। उसका प्रभाव विकास भी बढ़ेगा। और जातीय जो मनस्व है, जातीय जो विभेद है ना, हाँ जो उसको कैसे मतलब कम किया जाए, कम किया है, तो जैसे जैसे कम होगा समृद्धि में सपोर्ट ठीक हो, आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, कंप्यूटर बोलने का तरीका भी ठीक है, एकदम कुल भाव से बोलते हैं, ठीक है। और कोई चीज ये जो मतलब बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे आपने शुरू में एक जो ये बताया था, तो मैं बता दिया, वो ठीक है, ठीक है। पीछे से सपोर्ट लेके थोड़ा आई कांटेक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे सपोर्ट लेके बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा इन छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना है, बाकी ओके है। और आपके मेंस के लिए आपको देखिए कुछ तो टॉपिक है जो बहुत प्रोबेबल है पूछे जाने की, जैसे जो हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला, बिहार में कास्ट सर्वे है, सेंसस नहीं है, कास्ट सर्वे है, इसके अलावा मणिपुर की घटना है, इसके अलावा यूक्रेन वार है, तो ये सब घटना, ये सब चीजें तो ऐसी हॉट टॉपिक हैं, और उस दिन के भी न्यूज़पेपर में हो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये सब टॉपिक तो इतना जल्दी ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का करंट कोई इन्फॉर्मेशन है, ये तो एक प्रोसेस है, तो इसको अच्छे से कर जाइए, क्योंकि हाईली प्रोबेबल एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो जहां का पता है कि आएगा उसको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। जैसे ठीक है, आपको कुछ पता था कि हाँ वहां पे मेतईज जो है मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस का, और हाँ पहले नागा और कुकी का हिल एरिया में, थोड़ा सा मणिपुर के बारे में जानिए कि वहाँ प्लेन में मेतईज रहते हैं जो 17-18 सेंचुरी में ही आर्यनाइज हो चुके हैं, हिंदू हैं, और जब हिल्स में क्रिश्चियंस हैं, कुकीज और नागाज हैं, उनमें पहले भी ब्लॉकेड होता रहा है,
और नागा का भी इशू रहा है, लेकिन अभी का वर्तमान इशू कुकी और मैतेई के बीच का है। तो और आमतौर पे ऐसे अनरेस्ट में महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट के रूप में, बच्चों को, महिलाओं को, कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जाता है। तो ये बहुत ही ये है। तो इसमें पहले के स्टूडेंट ने बोला मानसिक विकार है, तो मानसिक विकार भी है, ये भी है। तो सब चीजों को एक समग्र बनाइए। ये कोई चीज पूछना चाहें, कोई इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा? मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा आपने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। कोई नहीं। इकोनॉमी इज अप्लाइड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो अप्लाइड पार्ट भी होता है, सिद्धांत भी होता है, व्यवहार भी होता है, चिंतक भी होते हैं। इकोनॉमिक्स का दायरा बड़ा है, जबकि इकोनॉमिक्स का अप्लाइड पार्ट है, उसका सबसेट है। ठीक है, जब भी दो चीजों का कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो इसमें तो कर ही सकते हैं कि भाई दोनों में ये समानता है, ये अंतर है, ये व्यापक है, ये कम है, ये पहले है, ये बाद में है, या ये इनमें अंतर है। तो इतना तो एक बेस्ट मिनिमम फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए कि ऐसी इस तरह की क्वेश्चन को आप डील कर सकें। और कोई चीज पूछना चाहें जो आप बताना चाहते हैं? ठीक है, ओवरऑल ये छोटी छोटी बातों को थोड़ा, और नेशनल और इंटरनेशनल जो मुख्य बिंदु है उसको थोड़ा सा देख लॉ एंड जाने ऑर्डर, से पहले, है ना? कमिश्नरेट सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सब में अच्छा जवाब दिया। थोड़ा सा अच्छा, नहीं अच्छा जवाब दिया। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।